Hello students. Now today we are going to begin with our next chapter, that is elasticity of demand. Before studying the chapter elasticity of demand, first let us understand the meaning or the concept of this elasticity of demand. See students, in the previous chapter we have studied that law of demand. Okay, I hope everyone now knows law of demand. लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है व्हेन देयर इज फॉल इन प्राइस. मतलब अगर प्राइस डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से डिमांड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज देयर इन द लॉ ऑफ डिमांड. सो द लॉ ऑफ डिमांड इज गिविंग अस द direction of change in quantity demanded. Okay, as a result there is a change in price. But students, just tell me, can you just tell me, is it going to specify how much is the demand change, or it is not going to specify the magnitude or the amount or the extent by which the quantity demanded is changing with the changing price. इसका मतलब क्या हमें ये पता चल पा रहा है कि डिमांड कितनी चेंज हो गई? वी हैव सीन दैट प्राइस के वजह से डिमांड कभी इंक्रीज होती है तो कभी डिक्रीज होती है. बट डू यू नो द मैग्नीट्यूड और डू यू नो द एक्सटेंट बाय विच द क्वांटिटी डिमांड इज चेंजिंग, either it is increasing or decreasing? So in short, I just want to tell you that it does not indicate how much change in the quantity demanded due to the change in price. कितना डिमांड में चेंज आया, that we don't know. So students, the concept of elasticity of demand was developed to measure the magnitude of change in the quantity demanded. आ गया सबको समझ में? Why was the concept of elasticity of demand introduced? ताकि हम मेजर कर सकें कि कितना डिमांड में कितना चेंज आया, टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. फॉर दैट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, he introduced the concept of elasticity of demand in his books Principles of Economics. So students, first let us see the definition of concept of elasticity of demand. The definition states that it refers to the percentage change in demand for a commodity. मतलब elasticity of demand का क्या मतलब होता है? It refers to the percentage change in demand of a commodity with respect to percentage change in any of the factors. मतलब चेंज इन डिमांड का जो परसेंटेज है उसको किससे कंपेयर करते हैं? चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी. आई नो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है आफ्टर रीडिंग द डेफिनेशन. अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन. सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट जो भी गुड्स की कभी डिमांड, कभी भी देखो डिमांड की कभी भी क्या होती है गुड्स की, या तो इंक्रीज होती है या फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है. मतलब किस वजह से होती है? कुछ ना कुछ तो रीजंस होते ही हैं, ठीक है, तभी डिमांड फ्लक्चुएट करती है. रीजंस क्या हो सकते हैं? दो रीज़न हो सकते हैं. डिमांड के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने के पीछे दो रीज़न हो सकते हैं. फर्स्ट रीज़न इज प्राइस और दूसरा रीज़न है अदर फैक्टर्स. मतलब प्राइस या फिर एनी अदर फैक्टर्स में कोई भी अगर चेंज आता है, मतलब कोई भी चेंज, मतलब या तो प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तब डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी. नाउ वी आर गोइंग टू सी स्टूडेंट्स कि अगर ये चेंज प्राइस की वजह से आया है तो कितना आया है, हमको ये देखना है इस चैप्टर में. ओके, और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से ये चेंज आ रहा है तो कितना चेंज आता है डिमांड में. दिस वी हैव टू सी, दिस वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस. ये देखना नहीं है, हमें ये कैलकुलेट करना है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो ये चैप्टर है स्टूडेंट्स, बेसिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थियोरेटिकल कम है. तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि प्राइस या अदर फैक्टर्स के वजह से डिमांड में चेंज तो आता है. ये तो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया. अब कितना चेंज आता है दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. मीन्स हाउ टू मेजर और हाउ टू कैलकुलेट दैट, दिस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन दिस चैप्टर. अब इसके इफेक्ट को हमें निकालना है, डिमांड के चेंज को या फिर इफेक्ट को हमें कैलकुलेट करना है, विच वी कॉल इट एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं कि डिमांड में जो चेंज आता है या जो इफेक्ट्स आते हैं आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, दैट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस चैप्टर एंड दैट वी कॉल इट एज व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आ गया समझ में? सो स्टूडेंट्स, प्राइस और अदर फैक्टर्स के चेंज होने से डिमांड पर कितना इफेक्ट होता है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ लिसन प्रॉपरली. डिमांड अगर चेंज हो रही है तो कितनी चेंज हो रही है वो हम लोग निकालेंगे, चाहे वो प्राइस की वजह से हो, ये देखो, चाहे वो प्राइस की वजह से हो, चाहे वो अदर फैक्टर्स के वजह से हो, हम लोग यही सब इस चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे.
So before proceeding, let us start with the next topic, that is टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स हैं. सी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टाइप इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड टाइप इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड द थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब एक एक का मीनिंग समझा रही हूँ मैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, जब भी प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, दैट वी कॉल इट एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आ गया समझ में. प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में जब चेंज आता है, दैट वी कॉल इट एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जब कभी भी इनकम में चेंज आएगा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन इनकम, ओके, तो इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में जो चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. And that we can write it down as income means change in income, then there is a change in demand. Next is cross elasticity of demand. यहाँ पे क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जो भी रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स में रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंजेस आते हैं, दैट वी कॉल इट एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब रिलेटेड गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ये सब मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ना. आई होप यू मस्ट बी नोइंग इट. सो दिस आर नोन एज रिलेटेड गुड्स. नाउ स्टूडेंट्स सी, इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन उसके भी कुछ मेथड्स हैं. पहला वाला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब हमें क्वेश्चन में क्या आएगा, हाउ टू कैलकुलेट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे. लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं. सो दैट मेथड्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी. सी स्टूडेंट्स, एक्चुअली देर आर 5 मेथड्स to calculate price elasticity of demand, but we are not going to study all the 5. I'm just telling you the names of all the 5. First one is percentage method, which is also known as proportionate method. Second one is total expenditure method और total outlay method, जो कि पहले की बुक्स में था. Then third one is geometric method. Fourth one is arc method and last one is revenue method. But in your class 11 syllabus हमें सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है, दैट इज परसेंटेज मेथड, और इट इज़ नोन एज प्रपोर्शनेट मेथड. आ गया समझ में. इस चैप्टर में हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही खाली कैलकुलेट करना है. ये देखो, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 टाइप्स है, बट इन योर क्लास 11 हमें सिर्फ यही पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस. तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके कितने मेथड्स हैं, बट हमें एक ही मेथड से कैलकुलेट करना है, दैट इज़ परसेंटेज मेथड और प्रपोर्शनेट मेथड. और उसके बाद एक टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट्स ऑल. ठीक है. अब सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज मेथड और प्रपोर्शनेट मेथड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ लिसन केयरफुली. मैं पहले इसका डेफिनेशन रीड कर रही हूँ. According to this method, elasticity is measured as the ratio of percentage change. मतलब इस मेथड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कुछ नहीं समझ में आया. अब प्रैक्टिकली देखो क्या होता है. बिफोर आई प्रोसीड विद दिस मेथड, बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू स्टूडेंट्स कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. कौन से मेथड से, परसेंटेज मेथड से. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं. यहाँ पे ये सिंबल है, हाउ इट इज़ रिटन, कैपिटल ई एंड स्मॉल डी. ठीक है, ये एक सिंबल है इसका. किस चीज़ का सिंबल है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन कैपिटल ई एंड स्मॉल डी. व्हाट डज दिस मीन्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ना उसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है. अब ये इसी डेफिनेशन में दिया हुआ था, पर डेफिनेशन से हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे. नाउ सी स्टूडेंट्स, हाउ यू विल कैलकुलेट दिस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब न्यूमरेटर में क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड.
अब ये भी हमारे पास दिया हुआ नहीं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ध्यान से देखो। सो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, क्यूडी मतलब क्या, क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। I have already written the formulas, so I am just highlighting it. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आया, डेल्टा मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आया, अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी जो थी, इनटू 100, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। सेकंड है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा पी मतलब प्राइस में कितना चेंज आया और इनिशियल प्राइस हमारी कितनी थी, इनटू 100। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अब स्टूडेंट्स सी, आई हैव गिवन यू दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिराइव वन फॉर्मूला, वी विल सी द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला कैसे बनता है, जस्ट सी द सेकेंड फॉर्मूला। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया फर्स्ट मेथड से। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे। सी, उस सेकेंड फॉर्मूला को कैसे बना है पहले वो ध्यान से देखो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्या था आंसर, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू 100। तो इसी चीज़ को बस ऐसे लिख दो, डेल्टा क्यू इंटू 100 ओवरऑल अपॉन, ये किस लिए, सॉरी ये ईडी को कैलकुलेट करना है हमें, तो उसी को कैसे फॉर्मूला निकाला है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा क्यू इंटू 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूला से हम लोग सेकेंड फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब ये 100 कैंसिल हो गया, मैथमेटिकली आपको आता ही होगा, इज इक्वल टू, अब ये डेल्टा क्यू एज इट इज लिखो, अपॉन क्यू भी एज इट इज लिख दिया, इनटू, अब ये पी नीचे है डिनोमिनेटर में, तो अब इसको हम ऊपर लेके आ जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, इनटू पी अपॉन डेल्टा पी, बस इसको रिवर्स कर दिया और कुछ नहीं किया है। सी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, एनी डिफिकल्टी इन दिस, नो। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, अब ये जो है इसको यहाँ नीचे लेके आएंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। सिंपल, ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। आ गया सबको समझ में। There are two formulas for calculating price elasticity of demand. First formula is percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Second formula is delta Q upon delta P into price upon quantity. I hope this is clear to you students. There is no doubt. अभी इसको और अच्छे से समझाने के लिए I am going to give you one example. Okay? So see. Example क्या है? ध्यान से देखना. If price of a commodity increases फ्रॉम ₹10 to 20, देखो ये प्राइस है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एरो साइन मैंने बना दिया इंक्रीज का। सो इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम ₹10 to ₹20, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पैराग्राफ में लिखा हुआ होगा, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक। ये बस आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। सो इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज फ्रॉम ₹10 to ₹20, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज फ्रॉम 200 to 100। क्यों क्वांटिटी डिमांड क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि पहले प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 200। जब प्राइस 10 से बढ़ के 20 हो गया तो लोगों ने डिमांड कम कर दी, 200 से कितना हो गया, सिर्फ 100 यूनिट्स हो गया। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है PED, मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाउ यू विल कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, वही वाला फॉर्मूला लिखो, देखो जो मैंने अभी बताया था, ये फॉर्मूला था ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें नहीं पता है, तो पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में है इसलिए वी डोंट नो, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ रफ में पहले ही कैलकुलेट कर दिया है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ये मैंने फॉर्मूला बताया था ना। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला मैंने बताया था।
सो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आया। अब ये देखो, पहले क्वांटिटी 200 थी, बाद में 100 हो गई है, तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 200 माइनस 100 कितना हो गया है। देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, चेंज इन क्वांटिटी मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस आया 100 अपॉन क्यू। अपॉन क्यू मतलब पहले इनिशियल क्वांटिटी डिमांड कितना था 200, तो ये 200 लेना है, ये नहीं लेना है। ये इसलिए नहीं लेना है कि जो इनिशियल क्वांटिटी डिमांड है उसी को हमेशा लेते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। सो 200 अपॉन 200 इंटू 100। अब तो आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ मैथमेटिकल इक्वेशन, यू विल बी एबल टू सॉल्व, 0 0 गॉट कैंसिल, सो इट विल बी व्हाट 50%। आ गया समझ में। सो हियर आई हैव रिटन 50 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो इस क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं है, तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सी रफली मैंने यहाँ पे किया, एग्जाम में आपको भी ऐसे रफली शो करना है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। सेम फॉर्मूला, देखो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वाला मैंने यहाँ बताया था ना। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। आई गिव यू द पिक्चर ऑफ ऑल दिस पेजेस स्टूडेंट्स। सो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा पी इज हाउ मच, देखो चेंज इन प्राइस, पहले प्राइस कितनी थी 10, बाद में प्राइस कितनी हो गई, बढ़ के 20 हो गई, तो प्राइस में कितना चेंज आ गया 10, तो डेल्टा पी विल बी हाउ मच 10 अपॉन प्राइस। इनिशियल प्राइस हमारे कितनी थी 10, सो अपॉन 10 इंटू 100। ओके, अब इसको कैंसिल कर दो और आंसर विल कम एज व्हाट 100%। सो 50 अपॉन 100, इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर 0.2। सो आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाउ मच 0.2। अब हम लोग सेम इसी एग्जाम्पल के साथ इस सेकेंड वाले फॉर्मूला से भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखना फॉर्मूला कौन सा भी हो, आंसर विल कम वन एंड द सेम। सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, देखो यही फॉर्मूला मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। व्हाट इज दिस, दिस इज अवर फॉर्मूला नंबर 2 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया 100, चेंज इन प्राइस इज हाउ मच 10, प्राइस इनिशियल प्राइस इज हाउ मच 10, इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इज हाउ मच 200। सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वांटिटी डिमांड दी हुई है 200, प्राइस दिया हुआ है 10, तो कोई मुश्किल काम है नहीं, बस इसको कैंसिल करो, मैं मैथमेटिकली इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ये तो बहुत ईजी है। सो योर आंसर विल कम व्हाट 0.2। सो यू डू बाय एनी मेथड योर आंसर विल कम वन एंड द सेम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, concept of elasticity of demand, its definition, then we have seen types of elasticity of demand. Only first one we are going to study in our class 11th course. What is that, price elasticity of demand. इसको कैलकुलेट करने के लिए 5 मेथड्स हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दिस मेथड, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। I hope you might have understood this example also, and in my next tomorrow's class we will continue further numericals in this chapter. Thank you for watching.